1799 में प्रथम काउंसिल के नेता के रूप में सत्ता संभालते ही नेपोलियन ने सबसे पहला काम जनवरी 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस बनाकर किया। ऐसा करके उसने उन 15 प्राइवेट बैंकिंग घरानों को इस धंधे से हटा दिया जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में गहरी रुचि ली थी। इन बैंकों ने फ्रांस के राष्ट्रीय कर्ज को 17 करोड़ तक पहुंचा दिया था और इस हद तक ब्याज लगाते थे कि 1799 से पहले तक फ्रांस के बजट का 50% ब्याज के रूप में जाता था। नेपोलियन ने स्वयं को बैंक का अध्यक्ष बना लिया और घोषित किया कि बैंक केवल शेयर धारकों का ही नहीं है, इस पर देश का भी हक है, क्योंकि देश ने ही इसे मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि बैंक बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पर्याप्त मात्रा में देश के हाथ में हो। 14 अप्रैल 1803 को नेपोलियन ने सरकार द्वारा जारी फ्रैंक पेश किया, जिसे 1808 में कानूनी रूप से पैसे का दर्जा मिल गया। नेपोलियन का मुख्य उद्देश्य न केवल आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था, बल्कि घरेलू उपभोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनना था। फ्रांस के स्टेट बैंकिंग सिस्टम की उपलब्धियां। फ्रांस सिविल कोड, जिसे कोड नेपोलियन भी कहते हैं, की अंतर्गत नेपोलियन ने 21 मार्च 1804 को एक नया वाणिज्यिक कोड पेश किया। इन आर्थिक सुधारों ने करों को काफ़ी हद तक कम कर दिया था और जल्द ही फ्रांस की अर्थव्यवस्था बदल गई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि हुई और कपास निर्माण और चीनी उत्पादन जैसे नए उद्योगों का विकास हुआ, जिन्हें सस्ता कर्ज देकर और विदेशी वस्तुओं के खिलाफ शुल्क लगाकर सहायता दी गई। न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे पश्चिमी यूरोप में बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर मजबूत बनाकर उभारा गया। 20,000 मील की राष्ट्रीय सड़कों और 12,000 मील क्षेत्रीय सड़कों के निर्माण के साथ लगभग 1,000 मील नहरों, पुलों और बंदरगाहों के निर्माण और विस्तार, जल व्यवस्था के काम और सरकारी इमारतें इत्यादि सभी को बैंक ऑफ फ्रांस से ब्याज मुक्त धन के साथ फाइनेंस किया गया। नेपोलियन ने एक औद्योगिक बोर्ड भी स्थापित किया, जिसने फ्रांसीसी उद्योग को डेटा और सूचना प्रदान की। इंपीरियल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने फ्रांस की शिक्षा, इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए विशेष स्कूल और प्रसूति विज्ञान, दाई का काम और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए समर्पित पेशेवर स्कूलों का प्रबंधन किया। नेपोलियन के दुश्मन। नेपोलियन बैंकरों के प्रति इतना संदेही और अविश्वासी था कि वह व्यक्तिगत रूप से देश के खजाने का संचालन करता था, ताकि उसकी मौद्रिक नीतियों के रहस्य लीक न हो और इस आधार पर सट्टेबाजों द्वारा शोषण न किया जाए। इस प्रकार वो अपना स्वयं का बैंकर था, जिसने पैसे के निर्माण और वितरण दोनों को नियंत्रित किया, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों, विशेष रूप से रोथशिल्ड को लेकर चिंतित था। नेपोलियन ने फ्रैंक को यूरोप की सबसे स्थिर मुद्रा बना दिया था। जब फ्रांस ने लंदन शहर के ऋण बाजारों को छोड़ा तो बैंकरों और सूदखोरों की बिरादरी पर निराशा का एक कोहरा छा गया। अंग्रेजी प्रेस ने नेपोलियन के लिए परेशानी पैदा करने का काम शुरू कर दिया। उस पर 25 मार्च 1802 को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई ट्रीटी ऑफ अमियंस संधि की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया। सारे संबंध टूट गए जब नेपोलियन ने एक व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसमें आज के वैश्वीकरण की तरह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव था। इंग्लैंड ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों के निर्देशन में ऑस्ट्रेलिया, प्रशिया, रूस, स्पेन और स्वीडन को आर्थिक मदद पहुंचाकर फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी। इन सभी देशों की सेना में कुल मिलकर 6 लाख सैनिक थे।
नेपोलियन उस संख्या का एक तिहाई भी नहीं जुटा सका और सामान्य परिस्थितियों में उन्हें रखने और खाने की सुविधा देने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ा। 20 दिसंबर 1803 को उसने अमेरिका में अपने कब्जे वाले लुइसियाना राज्य को 30 लाख यूरो में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बेचना पड़ा। हालांकि 1806 में प्रशिया की पहल पर इंग्लैंड, रूस और प्रशिया का एक नया महागठबंधन उसके खिलाफ मैदान में आया, मगर 14 अक्टूबर 1806 को जेना में उस गठबंधन की सेना हार गई और नेपोलियन को फ्रांस और उसकी नई आर्थिक व्यवस्था की रक्षा के लिए अगले 9 वर्षों के लिए अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण युद्धों की एक श्रृंखला में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने यूरोप में कॉन्टिनेंटल नाकाबंदी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य इंग्लैंड के निर्यात व्यापार को नष्ट करना था, क्योंकि नेपोलियन को पता था कि इंग्लैंड उसकी आयात को फाइनेंस और अपने सहयोगियों को आर्थिक मदद दोनों एक साथ नहीं कर सकता। 7 जुलाई 1807 को नेपोलियन और रूस के जार अलेक्जेंडर ने ट्रीटी ऑफ तिल्सित की संधि पर हस्ताक्षर किए और इस कदम ने नेपोलियन को एक तरह से यूरोप महाद्वीप का स्वामी बना दिया। जार अलेक्जेंडर नेपोलियन के इंग्लैंड के महाद्वीपीय नाकाबंदी में शामिल होने और अन्य राष्ट्रों और विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के साथ झगड़े की स्थिति में एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। उस समय यूरोप में केवल फ्रांस और रूस ही ऐसे 2 देश थे जहां ब्याज प्रणाली नहीं थी और इसके अलावा ये देश रोथशिल्ड के कर्ज तले भी नहीं दबे थे। इस कारण केवल यही आत्मनिर्भर और आज़ाद देश थे। हालांकि कुछ साल बाद रूस ने नाकाबंदी का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इस उल्लंघन का कारण यह था कि रूस, जो मुख्य रूप से कच्चे माल का उत्पादक था, उसकी औद्योगिक क्षमता बहुत कम थी और वह औद्योगिक उत्पादों के आयात के लिए इंग्लैंड पर निर्भर था। जार अलेक्जेंडर केवल नाकाबंदी के शर्तें तब ही मानने के लिए तैयार था जब फ्रांस उसे औद्योगिक वस्तुओं की आपूर्ति करे जिसे वह पहले इंग्लैंड से आयात किया करता था। फ्रांस इसकी पूर्ति करने में सक्षम नहीं था क्योंकि समुद्र पर इंग्लैंड का अधिकार था और इसके अलावा यूरोप में और कोई परिवहन माध्यम जैसे सड़कें या रेल सेवाएं नहीं थी। बैंकिंग किंग रोथशिल्ड परिवार की कहानी। 1600 नेपोलियन की हार। नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल यह हुई कि नाकाबंदी को लागू करने के लिए उसने 24 जून 1812 को 5 लाख से अधिक सैनिकों की सेना के साथ रूस पर आक्रमण करने का फैसला किया। हालांकि जब वह 14 सितंबर 1812 को मॉस्को पहुंचा तो सर्दी आने के कारण उसे वापस होना पड़ा और इस कारण उसकी 5 लाख की सेना में से केवल 1,10,000 सैनिक ही बचे थे। अगले साल 19 अक्टूबर 1813 को लिंपजिंग के पूर्व में बैटल ऑफ नेशंस में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा और उसने फॉन्टेनब्लियो में पद त्याग दिया। नेपोलियन ने 18 जून 1815 को वाटरलू की लड़ाई में वापसी करने का प्रयास किया। सभी विरोधी देश इंग्लैंड, प्रशिया, नीदरलैंड और अन्य सहयोगियों को नेथन रोथशिल्ड द्वारा फाइनेंस किया गया था। हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना के ब्रिटिश द्वीप में निर्वासित कर दिया गया, जहां 5 मई 1821 को 51 वर्ष की आयु में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। नेपोलियन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उसकी मौत निश्चित रूप से साइनाइड नाम के जहर से हुई थी। यह काम पक्का रोथशिल्ड का था, जो इतिहास में उन सभी नेताओं की हत्या में शामिल था जो ब्याज मुक्त बैंकिंग व्यवस्था के पक्षधर थे। मरने से पहले नेपोलियन ने अपनी उपलब्धियों को सेंट हेलेना द्वीप पर अपने डॉक्टर को बताया और कहा कि ब्रिटेन और
उसकी सहयोगी ताकतें मेरे से वो सभी जनहित के कार्य नहीं छीन सकती जो मैंने किए हैं। पहाड़ों पर बनाई गई वो सड़कें और समुद्र जिनको मैंने जोड़ा है, ऐसी किसी जगह को वे बेहतर नहीं बना पाएंगे जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया। वे मेरे द्वारा स्थापित कानून मूल्य नहीं छीन सकते जो आने वाली पीढ़ी तक जाएंगे।